आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया? ये कर है, दो बार हो गया। तो किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, ये आपको बताना है। वंशानुगत मतलब होता क्या है कि पिता के बाद उसकी संपत्ति जब उसके पुत्रों को प्राप्त हो उसको वंशानुगत कहा जाता है। तो यहां बोल रहा है कि किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, मतलब कि सेना के पदों को आनुवांशिक कर दिया, मतलब कि पिता के बाद उसके पुत्र को उसका पद प्राप्त होगा। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। और इस वंशानुगत करने वाली प्रथा को बोला गया एलची प्रथा। मैंने कल वाले वीडियो में पूछा था एलची प्रथा के बारे में, तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि एलची प्रथा क्या है, एक बार बताइएगा। तो एलची प्रथा का मतलब ही है सैन्य पदों को वंशानुगत किया जाना, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पहला कथन दिया है, मेगस्थनीज ने अपनी रचना में चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। मेगस्थनीज जो कि एक यूनानी यात्री था, इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी भारत में अपने यात्रा विवरण के संबंध में। चाणक्य कौन था? तो ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और मौर्य वंश के स्थापना में इनका विशेष योगदान था। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसको भारत का पहला राजनैतिक ग्रंथ कहा जाता है। अब जो मेगस्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो मेगस्थनीज और चाणक्य एक दूसरे के समकालीन थे। और यहां पर कथन बोल रहा है कि मेगस्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। तो भाई पहला कथन बिल्कुल सही है कि मेगस्थनीज का जो यात्रा विवरण है ना इंडिका, हालांकि ये इसकी जो मूल प्रति है वो उपलब्ध नहीं हो सकी है। इंडिका के विवरण जो दूसरे पुस्तकों में दिया गया है उसके आधार पर मेगस्थनीज की इंडिका का संकलन किया गया है, लेकिन उनमें कहीं पर भी हमें चाणक्य का उल्लेख नहीं मिलता है। हो सकता है मेगस्थनीज ने उल्लेख किया हो, लेकिन वह हमको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब तक इंडिका का जितना भी भाग हमको मिला है उसमें कहीं पर भी चाणक्य का उल्लेख नहीं मिलता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। पतंजलि, अगला दिया है, पतंजलि ने अपनी रचना में चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। तो भाई पतंजलि कौन थे? तो ये लगभग मेरे ख्याल चाणक्य से थोड़े मतलब उन्हीं उसी आसपास के थे। तो इन्होंने भी पतंजलि का मतलब चाणक्य का उल्लेख नहीं किया है। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन जो है सही होगा, मतलब दोनों ने जो है चाणक्य का उल्लेख नहीं किया। एक और मजे की बात मैं बताता हूं कि जो चाणक्य है ना, उसने मेगस्थनीज का उल्लेख नहीं किया है अर्थशास्त्र में। ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर दोनों कथन सही है, क्योंकि दोनों कथन सही है। उल्लेख नहीं किया है बोल रहा है ना, तो नहीं किया है। अगला दिया है, वह व्यक्ति कौन था जिसे गौतम बुद्ध ने मृत्यु से पूर्व बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? मतलब जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण ले रहे थे तो उससे पहले ही उन्होंने उसको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो सुबुद्ध नाम याद रखेंगे। आनंद उपाली बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो सुबुद्ध गौतम बुद्ध जी द्वारा दीक्षित अंतिम शिष्य थे। अगला दिया है, सुमिलित करने को बोल रहा है बुद्धकालीन गणराज्य। गौतम बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। तो एक तरफ जो है गणराज्यों का नाम दिया है, दूसरी तरफ उन गणराज्यों में रहने वाले जो भी लोग हैं या जाति हैं उनका दिया हुआ है। तो देख लेते हैं पावा। पावा में जो है ना मल्ल जाति के लोग रहा करते थे। पावा में मल्ल रहा करते थे। रामगाम की बात करें तो भाई यहाँ पर कोलिय रहते थे। अलकप्प में बुली रहते थे। मिथिला में विदेह रहते थे। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस क्रांतिकारी का जन्म स्थल है, ये माफी चाहूंगा, किस क्रांतिकारी का जन्म स्थल लायलपुर था? लायलपुर है। तो किस क्रांतिकारी का जन्म स्थल लायलपुर में हुआ है, ये आपको बताना है। तो भगत सिंह, इनका जन्म जो है लायलपुर में हुआ था। लायलपुर जिला है जो कि आज़ादी से पहले पंजाब प्रांत का एक जिला हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, पाकिस्तान वाले पंजाब में। और गांव था बंगा, ध्यान रखेंगे। जिला लायलपुर।
अगला दिया हुआ है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त हुआ है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना कहां से प्राप्त हुआ है? तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह काव्य शैली में लिखा गया है, और काव्य शैली में प्राप्त प्रथम अभिलेख जो प्राप्त हुआ है वो यही है। मतलब काव्य शैली में लिखा गया सबसे पुराना अभिलेख यही जूनागढ़ अभिलेख है, और सबसे पहले इसी को ही खोजा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला दिया है सुमात्रा के शासकों ने भारत के किस स्थान पर बौद्ध विहार का निर्माण करवाया? तो सुमात्रा, जो सुमात्रा बाली द्वीप है ना आज के समय में, जो इंडोनेशिया तरफ है, मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो उस तरफ का एक क्षेत्र है सुमात्रा। तो वहां के कुछ शासकों ने भारत में बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो कहां पर निर्माण करवाया था? तो नालंदा में निर्माण करवाया था, और ये शासक थे शैलेंद्र वंश के। वंश का नाम था शैलेंद्र। तो शैलेंद्र शासक के पुत्र थे बालपुत्र देव, उनके द्वारा जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है किसने चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट वगैरह में काफी पूछा जाता है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को पालीब्रोथस कहा है? इसका आंसर होगा स्ट्रैबो। अलग अलग जो इतिहासकार हैं या फिर उस समय के जो विद्वान हैं, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को, बिंदुसार को, अशोक को अलग अलग नामों से उल्लेखित किया है। तो ये अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है किस अमेरिकी पत्रकार ने महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी? तो अमेरिकी पत्रकार जिसने गांधी जी की जीवनी लिखी वो है लुई फिशर। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में भारत आई हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से संबंधित हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इससे संबंधित नेताओं के नाम आपको बताना है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखेंगे और सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद रखेंगे। ये दोनों जने जो हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के सदस्य थे। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, और इस संगठन की जो मांग थी ना, वो थी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। गांधी जी जो है डोमिनियन स्टेटस से खुश थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही जो युवा थे ना, उनका ये लोग नेतृत्व कर रहे थे, और इन दोनों ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की 1928 में और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। और एक चीज और याद रखेंगे कि सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेट्स से आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले ये थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2 और 4। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।